आत्मीय जनों से अनुरोध एवं उन्हें आश्वासन। साधना से उपलब्ध अतिरिक्त सामर्थ्य को विश्व के मूर्धन्य वर्गों को हिलाने उलटने में लगाने का हमारा मन है। अच्छा होता सुई और धागे को आपस में पिरो देने वाले कोई सूत्र मिल जाते, अन्यथा सर्वथा अपरिचित रहने की स्थिति में तारतम्य बैठाने में कठिनाई होगी। मूर्धन्यों में सत्ताधीश, धनाध्यक्ष, वैज्ञानिक और मनीषी वर्ग का उल्लेख है। यह सर्वोच्च स्तर के भी होंगे और सामान्य स्तर के भी। सर्वोच्च स्तर वालों की सूक्ष्मता जहाँ पैनी होती है, वहाँ वे अहंकारी और अग्रही भी कम नहीं होते हैं। इसीलिए मात्र उच्च वर्ग की अपने को सीमित न रहकर हम मध्यम वृत्ति के उन चारों को भी अपनी पकड़ में ले रहे हैं, ताकि बात नीचे से उठते उठते ऊपर तक पहुंचने का भी कोई सिलसिला बने। दूसरा वर्ग जागृत आत्माओं का है। इसका उत्पादन सदस्य भारत भूमि में अधिक होता रहा है। महामानव, ऋषि, मनीषी, देवता यहाँ जितने जन्मे हैं उतने अन्यत्र कहीं भी नहीं। हमारे लिए भी समीप ही पड़ता है। अस्तु प्रयत्न करेंगे जहाँ कहीं भी पूर्व संचित संस्कारों वाली आत्माएं दृष्टिगोचर हों, उन्हें समय का संदेश सुनाएं, युग धर्म बताएं और समझाएं कि यह समय व्यामोह में कटौती करके किसी प्रकार निर्वाह भर में संतोष करने का है। जो हस्तगत है उसे बोया, उगाया और 1000 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। हम अकेले ही उगे, बढ़े और गलकर समाप्त हो जाएं तो वह एक दुर्घटना होगी। 1 से 1000 वाली बात सोची और कही जा रही है तो उसकी प्रत्यक्ष परिणति भी वैसी ही होनी चाहिए। प्रज्ञा परिवार बड़ा है, फिर भारत भूमि की उर्वरा कम नहीं है। इसके अतिरिक्त अपनी योजना विश्वव्यापी है। उसकी परिधि में अकेला भारत ही नहीं, समूचा संसार भी आता है। अस्तु प्रयत्न यह चला है कि विचार क्रांति की प्रक्रिया को परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक बनाने के लिए जागृत आत्माओं का समुदाय हर क्षेत्र में, हर देश में मिले। कार्य पद्धतियां क्षेत्रीय वातावरण के अनुरूप बनती रहेंगी, पर लक्ष्य एक ही रहेगा, ब्रेन वॉशिंग, विचार परिवर्तन, प्रज्ञा अभियान। हम सब तीर की तरह सनसनाते हुए ही लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। जिनमें इस प्रकार की जीवट होगी वे अनुभव करेंगे, उन्हें कोई कोचता, कुरेदता, झकझोरता, घसीटता और बाधित करता है। यूँ ऐसे लोग समय की पुकार पर अंतरात्मा की प्रेरणा से भी जग पड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा तक बांग लगाने के लिए उठ खड़ा होता है। तो कोई कारण नहीं कि जिनमें प्राण चेतना विद्यमान है वे महाकाल का आमंत्रण ना सुने और पेट प्रजनन की आड़ में व्यस्तता और अभावग्रस्तता की ही बहानेबाजी करते रहे। समय की पुकार और हमारी मनुहार का संयुक्त प्रभाव कुछ भी न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास किया गया है कि इस स्तर का एक शानदार वर्ग उभर कर ऊपर आएगा और सामने की ही कटिबद्ध खड़ा दृष्टिगोचर होगा। तीसरा वर्ग प्रज्ञा परिवार का है। इसमें हमारा व्यक्तिगत लगाव है। लंबे समय से जिस बहाने साथ साथ रहने के कारण घनिष्ठता ऐसे और इतनी बढ़ गई है कि उसका समापन किसी भी प्रकार संभव हो सकना ही नहीं है। इसके लिए कई कारण हैं। प्रथम यह है कि हमें अनेक जन्मों का स्मरण है, लोगों को तो नहीं है। जिनके साथ पूर्व जन्मों से सघन संबंध रहे हैं उन्हें संयोगवश या प्रयत्न पूर्वक हमने अपने परिजनों के रूप में एकत्रित कर लिया है। वे जिस कारण हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं, इन्हें अखंड ज्योति अपने आंचल में समेटे बटोरे रही है। संगठन के नाम पर चलने वाली रचनात्मक कार्यक्रम भी इस संदर्भ में आकर्षण उत्पन्न करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों और अभिभावकों के बीच जो सहज वात्सल्य भरा आदान प्रदान रहता है वह भी चलता रहा है। बच्चे सहज स्वभाव अभिभावकों से कुछ चाहते रहते हैं, भले ही उसे मुंह खोलकर मांगे अथवा भाव भंगिमा से ही प्रकट करते रहें। बच्चों की आकांक्षा बढ़ी चढ़ी होती है, भले ही वह उपयोगी हो या अनुपयोगी, आवश्यक हो या अनावश्यक, ये दिलवा कर ही उन्हें चुप किया जाता है।
इतनी समझ होती नहीं कि पैसा व्यर्थ जाने और वस्तु किसी काम न आने का तर्क उनके गले उतारा जा सके। बच्चों और अभिभावकों के बीच यह दुलार भरी खींचतान तब तक चलती रहती है जब तक वे परिपक्व बुद्धि के नहीं हो जाते और उपयोगिता अनुपयोगिता का अंतर नहीं समझने लगते। हमारे साथ एक रिश्ता परिजनों का यह भी चलता रहा है। मान्यता सो मान्यता, आदत सो आदत, प्रत्यक्ष रिश्तेदारी ना सही, पूर्व संचित सघनता का दबाव सही। एक ऐसा सघन सूत्र हम लोगों के बीच विद्यमान है जो विचार विनिमय संपर्क सानिध्य तक ही सीमित नहीं रहता, कुछ ऐसा भी चाहता है कि अधिक प्रसन्नता का कोई साधन, कोई अवसर हाथ लगे। कईयों के सामने कठिनाइयां होती हैं, कई भ्रमवश जंजाल में फंसे होते हैं, कईयों को अधिक अच्छी स्थिति चाहिए, कारण कई हो सकते हैं, पर यह देखा जाता रहा है कि अधिकांश लोग इच्छा आकांक्षा लेकर आते हैं, वाणी या बिना वाणी के व्यक्त करते हैं, साथ ही सोचते हैं कि हमारी बात यथास्थान पहुंच गई। उसका विश्वास उन्हें तब तक होता है जब पूरा न सही आधा अधूरा उपलब्ध भी हो जाता है। याचक और दानी का रिश्ता दूसरा है, पर बच्चों और अभिभावकों के बीच यह बात लागू नहीं होती है। बछड़ा दूध ना पिए तो गाय का बुरा हाल होता है, मात्र गाय ही बछड़े को नहीं देती, बछड़ा भी गाय को कुछ देता है। यदि ऐसा ना होता तो कोई अभिभावक बच्चे जनने और उनके लालन पालन में समय लगाने, पैसा खर्च करने का झंझट मोल ना लेता।